हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का 10th का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये हमने सीरीज स्टार्ट की है। लास्ट वीडियो में मैंने पढ़ाया था आपको कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने लास्ट वीडियो से स्टार्ट किया था। आपने पहला वीडियो देखा होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको प्रीवियस वीडियो समझना बहुत जरूरी है ताकि आपको ये आगे बहुत इजी हो जाए। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप जाके मेरा फर्स्ट वीडियो देखिए और उसके बाद आप सेकेंड वीडियो पे आइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। मेरे जो नोट्स है जो मैंने एंड में शेयर किए हैं और हर चैप्टर के साथ साथ हर टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है जो प्रीवियस ईयर में लास्ट 15 ईयर्स में बोर्ड में आए हैं वो भी मैंने शेयर किए हैं। उसको किस तरह से लिखना है, उसकी कैसे टेक्निक है, ये भी मैंने आपको बताई है। तो चलिए हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको क्विकली बता देती हूँ, हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस लिए थे, पहले जो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैंने लास्ट आपको सेशन में पढ़ाया है। फर्स्ट था हमारा चेंज इन फिजिकल स्टेट, यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसका फर्स्ट इंडिकेशन है कि फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, जिसमें मैंने आपको हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों गैसियस स्टेट में है और वाटर बन जाता है जो लिक्विड स्टेट में है। चेंज इन फिजिकल स्टेट मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था। सेकेंड हमने देखा था चेंज इन कलर, यानी रिएक्टेंट का कलर कुछ और होता है और प्रोडक्ट का कलर कुछ और होता है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन हुआ है और कोई दूसरा ही कंपाउंड बना है। चेंज इन कलर 100% इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। थर्ड मैंने आपको बोला था चेंज इन टेम्परेचर। मैंने आपको बोला था एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन समझाई थी मैंने। यदि रिएक्शन हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्टेंट्स लेते हैं, हम उन्हें कंबाइन करते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, यानी ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है या टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है हम उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो चेंज इन टेम्परेचर होना भी केमिकल रिएक्शन को इंडिकेट करता है। तो चलिए अब इसकी जो बाकी बची हुई 4th एंड 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम करते हैं। पहले मैं लूंगी इवोल्यूशन ऑफ गैस और उसके बाद हम देखेंगे लास्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हम लेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट के साथ यदि प्रोडक्ट में गैस निकलती है तो ये 100% इंडिकेशन है कि हमारी केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे मैंने लिखा है इन मेनी केमिकल रिएक्शंस gases evolved as a product, उसे हम कहते हैं, हम 100% कंफर्म कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन हो रही है। बहुत सारी गैस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, NO2 है, H2S है। केमिस्ट्री के अंदर तो बहुत सारे आएंगे ये सब, लेकिन इन सब की कंफर्मेशन टेस्ट जरूरी है। जब गैस इवॉल्व होती है तो हमें पता कैसे लगेगा कौन सी गैस है, तो इसकी कंफर्मेशन टेस्ट होती है जो बहुत जरूरी है। जैसे हम NO2 की बात करते हैं तो जब हमारे ब्राउन फ्यूम्स निकल रहे हैं, ब्राउन गैस निकल रही है, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये NO2 हो सकती है। यदि रॉटन एग की स्मेल आ रही है तो H2S हो सकती है। अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनकी भी एक पंजेंट स्मेल होती है, तो एक पिक्यूलर स्मेल होती है जिससे हम बता सकते हैं कि ये वाली गैस निकल रही है, तो ये हमारा कंपाउंड ये हो सकता है। आपको जो सिलेबस में है वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन है, तो पहले मैं इसी को कवर करूंगी क्योंकि आपके सिलेबस में यही है। एक हम एग्जांपल देखते हैं, जिंक ग्रैन्यूल्स। आप जैसे एक्सपेरिमेंट देख रहे हो, हम एक बीकर है, एक बीकर के अंदर मैंने जिंक ग्रैन्यूल्स लिया है, मैंने ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है। रिएक्शन हुई, हमारा यहां बन गया जिंक सल्फेट बन गया हमारा, और हमारी H2 गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जब हम बीकर को टच करते हैं बीकर हॉट हो जाता है। अब H2 गैस निकली, इसकी कंफर्मेशन टेस्ट क्या होगी? यदि हम, सपोज आपका ये बीकर है,
यहाँ से H2 गैस निकल रही है, हम इसके माउथ के ऊपर जहां भी H2 गैस निकल रही है, यदि हम इसके माउथ पे बर्निंग मैचस्टिक लेके जाते हैं या बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं तो पॉप साउंड होता है। तो हाइड्रोजन गैस जो पॉप साउंड करती है, ये 100% इंडिकेशन है कि हमारी जो इवॉल्व होने वाली गैस है वो है हाइड्रोजन गैस। तो आप देख लीजिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होगी। व्हेन वी टेक बर्निंग कैंडल नियर इट्स माउथ, हाइड्रोजन गैस क्रिएट्स पॉप साउंड। तो पॉप साउंड का होना ये कंफर्मेटरी टेस्ट है हाइड्रोजन गैस की। चलिए अब हम सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 ले लेते हैं एक बीकर में। हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप, रिएक्शन होती है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है NaCl, मैंने यहां लिखा है सोडियम क्लोराइड बन जाता है, वाटर बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, ये हम कैसे पता लगाएंगे? सपोज जैसे मैंने हाइड्रोजन का किया था, हम इसके माउथ के पास, यदि मान लो इसके माउथ के पास मैं बर्निंग मैचस्टिक लेके जाऊंगी तो कुछ होगा क्या? पॉप साउंड हो गया क्या? नो, क्योंकि हमारी निकलने वाली गैस हाइड्रोजन नहीं है तो ये पॉप साउंड नहीं करेगी। तो इसका मतलब हमें क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन नहीं है। तो ये जो है हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब इसकी कंफर्मेशन टेस्ट क्या होगी? हम क्या करेंगे, इस कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है एफरवेसेंस के साथ, हम इसको दूसरी टेस्ट ट्यूब में पास करेंगे। इस टेस्ट ट्यूब में हम ले लेते हैं लाइम वाटर, ठीक है, हम इसमें ले लेते हैं लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हम इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लेते हैं तो हम देखते हैं जैसे ये जो CO2 आप यहां देख रहे हैं, ये जो CO2 यहां निकल रही है, ये जैसे ही लाइम वाटर में जाती है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। आप यहां देख रहे हो कंफर्मेटरी टेस्ट है ये। व्हेन वी पास CO2 गैस इन लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। आप टेस्ट ट्यूब में जैसे ही CO2 आएगी, आप देखते हैं लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन की वजह से लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। अब रिएक्शन देख लीजिए, लाइम वाटर, इसका फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं तो हमारा क्या बन गया प्रोडक्ट? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर है ये लाइम वाटर को मिल्की कर देंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड की कंफर्मेटरी टेस्ट है। लेकिन यहां बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो जैसे ही आप देखते हो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है, हमें इमीडिएटली CO2 को पास करना बंद कर देना चाहिए। यदि हम इसको पास करना बंद नहीं करते तो आप यहां देखिए, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है और ये जो वाटर है, हम यदि CO2 एक्सेस में डालते हैं, हम ये रिएक्शन स्टॉप नहीं कर रहे हैं, हम CO2 एक्सेस में डाल रहे हैं, CO2 हम कंटिन्यूस पास करते जा रहे हैं, तो हम सडनली देखेंगे कि जो हमारी टेस्ट ट्यूब है इसका सोल्यूशन एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सेस में CO2 जो है ये बना लेगी CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट ये एक सोल्यूबल प्रोडक्ट होता है जो वाटर में सोल्यूबल हो जाता है। तो हमारा इंस्टेड ऑफ मिल्की कलर डिसअपियर हो जाता है और हमारा सोल्यूशन क्लियर हो जाता है। तो हम जब ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमें इन चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। तो ये मैंने आपको कवर कर दिया है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब इसकी लास्ट 5th कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हम इसको शॉर्ट फॉर्म में PPT लिखते हैं। प्रेसिपिटेट का फॉर्म होना ये 100% इंडिकेट करता है केमिकल रिएक्शन हो रही है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ प्रेसिपिटेट होता क्या है। मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। सपोज हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कोई 2 रिएक्टेंट्स लिए। यहाँ पर जनरली रिएक्टेंट्स 2 होते हैं और रिएक्टेंट्स हम जो भी लेते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये हम हमेशा एक्वस यानी जो सॉलिड पाउडर है, सपोज कॉपर सल्फेट है, सॉलिड है, हम उसको वाटर में डाल देते हैं। जब आप किसी सॉलिड पाउडर को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हम उसे कहते हैं एक्वस सोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोई भी 2 एक्वस सोल्यूशन हमारे होंगे, रिएक्टेंट्स ले लेते हैं, केमिकल रिएक्शन होती है और जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो 2 बनते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट बनता है वो पूरा
डिसॉल्व होता है, पूरा का पूरा एक्वस होता है, सोल्यूशन पूरा उसमें डिसॉल्व हो जाता है। लेकिन जो दूसरा हमारा कंपाउंड बनता है वो बनता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। यानी यहाँ पर सपोज एक आपका एक्वस सोल्यूशन प्रोडक्ट एक बन गया जो पूरा क्लियर सोल्यूशन है, और इसके अंदर जो दूसरा हमारा प्रोडक्ट बना वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बना। प्रेसिपिटेट होते हैं इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, जो रिएक्शन में इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनते हैं, जो दूसरे कंपाउंड है इसके अंदर वो डिसॉल्व नहीं होते, तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद ये प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाते हैं क्योंकि वो जो भी सोल्यूशन है उससे हैवी होते हैं, उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। तो ये जो प्रेसिपिटेट का बनना ये 100% इंडिकेशन होता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो अब पहले प्रेसिपिटेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रेसिपिटेट जो है इट इज एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट, ये इनसोल्यूबल प्रोडक्ट है, मैंने आपको बताया था ये डिसॉल्व नहीं होते, ये इनसोल्यूबल है। इट इज एन इनसोल्यूबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में इनसोल्यूबल प्रोडक्ट बनते हैं विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन, जो सोल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, एंड इट इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन एन एक्वस सोल्यूशन। मैंने आपको बोला था यहाँ एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं, ये हमेशा एक्वस सोल्यूशन में बनते हैं। हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम बेरियम क्लोराइड लेते हैं। बेरियम क्लोराइड मैंने यहाँ लिखा है साइड में एक्वस, मतलब बेरियम क्लोराइड के पाउडर को हम वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं और इसका एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। हम इसको रिएक्ट कराते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। अब यहाँ पर क्या होगा, मैंने एक्चुअली ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जो आपको पढ़ना है। यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, बेरियम पॉजिटिव है ये सल्फेट नेगेटिव की ओर जाएगा, और जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये क्लोरीन नेगेटिव की ओर जाएगा। हम इसको डिटेल में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ हम प्रेसिपिटेट देख लेते हैं। तो बेरियम क्लोराइड जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो BaSO4 बेरियम सल्फेट के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और हमारा हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाता है। हम सबको पता है हाइड्रोजन क्लोराइड का जैसे क्लियर सोल्यूशन हो गया, और इसके अंदर ये BaSO4 के व्हाइट प्रेसिपिटेट जो इनसोल्यूबल है HCl के अंदर ये बन जाते हैं। प्रेसिपिटेट को हम ये इस साइन से दिखाते हैं, और नीचे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग कलर्स के प्रेसिपिटेट केमिकल रिएक्शन में बनते हैं। अब हम दूसरा देख लेते हैं, AgNO3, यह है सिल्वर नाइट्रेट। हम AgNO3 पाउडर को वाटर में डाल के एक्वस सोल्यूशन बना लेते हैं। सिल्वर नाइट्रेट की हम रिएक्शन कराते हैं एक्वस सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करके इसका एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन हो रहा है, सिल्वर पॉजिटिव है, ये क्लोरीन नेगेटिव की ओर जा रहा है। सिल्वर क्लोराइड के व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाते हैं जो नीचे सेटल हो जाते हैं, और ये जो Na है ये NO3 से रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट, ये है आपका, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ, एक्वस सोडियम नाइट्रेट का सोल्यूशन आपका क्लियर सोल्यूशन बन जाता है। तो इस तरह से ये सिल्वर क्लोराइड के हमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल जाते हैं। ये मैंने आपको पूरी की पूरी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन कर दी है। अब हम नेक्स्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं। पहले तो हम व्हाइट वॉश का देख लेते हैं। एक्चुअली जब भी आप अपने घरों में व्हाइट वॉश करते हैं, हम जानते हैं व्हाइट वॉश क्या है। आप सबको पता है कि जब क्विकलाइम में कैल्शियम ऑक्साइड जिसे हम चूना कहते हैं, हम जब इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो स्लेक्लाइम बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये स्लेक्लाइम हम व्हाइट वॉशिंग के काम आते हैं। तो जब भी हम घरों में व्हाइट वॉश करते हैं तो आप हमेशा ऑब्जर्व करना कि जो हमारी वॉल्स है वो आफ्टर 2-3 डेज बाद शाइन करती है। रीजन सिंपल है कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एयर की कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत स्लोली कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, और आपकी जो वॉल्स है उस वॉल के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होने लगता है, और कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी सब्सटेंस है। तो जो व्हाइट वॉशिंग के 2-3 डेज बाद आपकी वॉल्स शाइन करने लगती है। क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी NCERT की। आप डायग्राम जैसे देख रहे हैं, हमने एक मैग्नीशियम रिबन, सबने दिवाली के क्रैकर्स में मैग्नीशियम रिबन देखी होगी। हम एक लॉन्ग मैग्नीशियम रिबन ले लेते हैं, लैब के अंदर हम देखते हैं, हम बर्नर में उसको बर्न करते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, नेचुरली बर्निंग में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, हम पूरी की पूरी रिबन बर्न करते हैं और इसके एशेस कलेक्ट कर लेते हैं। ये ऐश हमारे होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड के, मैग्नीशियम ऑक्साइड के ऐश कलेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज आपको क्या देखनी है,
जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने के पहले हमें सैंड पेपर से इसको बहुत अच्छे से रब करना चाहिए, क्योंकि मैग्नीशियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है। मैंने यहां लिखा है मैग्नीशियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है और आपकी जैसे सपोज ये रिबन है, इस रिबन के सरफेस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम बना भी मैग्नीशियम ऑक्साइड रहे हैं, लेकिन हम जब रिएक्शन करते हैं तो हमें लैब के अंदर या इंडस्ट्री में हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर है ये हमारे रिएक्शन में हर्डल डाल सकती है, क्योंकि पहले ये बर्न होगी फिर अंदर मैग्नीशियम बर्न होगा। तो हम बर्न करने के पहले इसे सैंड पेपर से बहुत अच्छे से इसको पूरी तरह से रब करके क्लीन कर लेते हैं और फिर मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं। दूसरा, इस एक्सपेरिमेंट में मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा है मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस व्हिच कैन हर्डल द रिएक्शन। तो इसलिए हम हेंस इट शुड बी क्लीन बिफोर बर्निंग। दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन है, इट शुड केप्ट अवे फ्रॉम आइज। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन बर्न करते हैं या तो हमने गॉगल्स पहन लेना चाहिए या फिर इसे हमने दूर रखना चाहिए, क्योंकि इसकी जो वाइट डेजलिंग लाइट होती है उसमें यूवी रेज होती है और जो हमारे आइज के लिए बहुत हार्मफुल होती है। तो इस तरह से ये मैंने फर्स्ट जो है एक्टिविटी है ये आपको समझा दी है। आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। इसके बाद मैंने नोट्स शेयर किए हैं, वो आप नोट्स पूरी तरह से पढ़िए। एक इंपॉर्टेंट बात है, इसके लास्ट में मैंने इससे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चंस आए हैं मैंने वो भी शेयर किए हैं। आप वो क्वेश्चंस सॉल्व कीजिए, आपको उसमें उसके आंसर्स पूरे आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं बराबर इसको रिप्लाई करूंगी।